हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मेरे लेक्चर्स को देख रहे होंगे। ठीक है, अब तक हमने कौन कौन सी डेफिनेशंस देख ली हैं। देखिए, हमने देख ली है कोर्ट की, देख ली फैक्ट की, देख ली एंड फैक्ट इन इशू की देख ली। ये 3 डेफिनेशंस हमने देख ली हैं। आज अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। जो डेफिनेशन क्लॉज में है वो हम पढ़ाएंगे रेलिवेंट की डेफिनेशन। रेलिवेंट, ठीक है। रेलिवेंट क्या होता है? रेलिवेंट वो वर्ड होते हैं, पहले मोटा मोटी जान लेते हैं रेलिवेंट के बारे में। रेलिवेंट वो वर्ड होते हैं जिनकी कुछ प्रोबेटिव वैल्यू होती है। प्रोबेटिव वैल्यू मतलब जिनकी कुछ दूसरे उसके साथ में लिंक होता है, जिससे कि कोई चीज प्रूफ हो सके। ठीक है। और मैंने जब आपको पहला लेक्चर दिया उसमें एक एग्जांपल दिया था। एग्जांपल वही था, एक घर था और उसमें एक लड़की का मर्डर हो जाता है, तो कुछ चीजें निकल के आती हैं। तो उसमें से मैं सिर्फ आपको रेलिवेंट कैसे पता करते हैं ये बताने की कोशिश करता हूं। तो क्या होता है उसमें कि वहां पे फुटप्रिंट पाए जाते हैं, उसके फुटप्रिंट, ठीक है। और फुटप्रिंट पे वो मिट्टी होती है जो यहाँ से जब वो भाग के जाता है उस समय जो लग जाती है, उसमें वही फुटप्रिंट पे मिट्टी होती है और वही मिट्टी उसके जूतों में पाई जाती है। तो इसको कैसे पता करेंगे कि ये कोई चीज रेलिवेंट है कि नहीं? तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले उसका कॉज पकड़ेंगे, कॉज, फिर उसका इफेक्ट, या उल्टा भी पकड़ सकते हैं। उसका इफेक्ट पकड़ेंगे और फिर उसकी कॉज की तरफ आएंगे। इसमें क्या था, हमने क्या पकड़ा, उसका फुटप्रिंट मतलब इफेक्ट पकड़ा। कॉज क्या था कि वो वहां आया था और वहां से भाग के गया था। ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट था जब हमने उस केस को डिस्कस किया था कि लड़की प्रेग्नेंट थी, वो टीचर निकलता है। कॉज क्या था कि उनके बीच की रिलेशनशिप थी, और इफेक्ट क्या था, प्रेगनेंसी थी, मतलब उसको जो है, और उसको छुपाने के लिए उसने उसका मर्डर किया था। ठीक है। जब हम अब बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो बेयर एक्ट में सिर्फ इतना बताया गया है कोई फैक्ट रेलिवेंट कब होगा। तो उसमें सिर्फ इतनी सी बात बोली गई है कि अगर कोई फैक्ट जो रेलिवेंट होगा, वो रेलिवेंसी जो चैप्टर 2 में बताई गई है, अगर उसमें आ जाता है तो वो रेलिवेंट होगा, नहीं तो वो रेलिवेंट नहीं होगा। ठीक है। रेलिवेंसी कौन से चैप्टर में बताई गई है? चैप्टर 2। चैप्टर 2 को जब पढ़ते हैं हम तो उसमें 5 से 55 तक, देखिए मैंने लिख दिया सुविधा के लिए, 5 से 55 तक रेलिवेंसी बताई गई है। अगर कोई फैक्ट मान लीजिए रेलिवेंट है तो वो यहां से लेके यहां तक आ जाना चाहिए। अगर वो इसमें नहीं आ रहा है तो उसको रेलिवेंट नहीं समझा जाएगा। यही पूरी डेफिनेशन बताती है इसकी। ठीक है। अब कैसे, जैसे अब ये कोई फैक्ट कैसे रेलिवेंट हो जाएगा, जैसे उसी केस में मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, तो उसमें क्या है, जैसे उसमें वो अकेली लड़की रहती है तो उसको ऑकेजन मिल जाता है। कॉज अपनी रिलेशनशिप को छुपाने वाला मिल जाता है। इफेक्ट उसकी प्रेगनेंसी होती है। मोटिव भी उसका वही होता है कि अपनी जो लव अफेयर था उसको छुपाया जा सके या उसको खत्म कर दिया जाए। अब जैसे कोई फैक्ट है, जैसे कोई केस है, उसमें कोई चीज एक्सप्लेन करनी है तो वो इसमें सेक्शन 9 में आ जाएगा। अगर कॉन्स्पिरेटर के द्वारा कोई चीज मतलब करी गई है या उनके द्वारा कुछ बोला गया है तो वो 10 में आ जाएगा। अगर मान लो कोई जो है केस में कोई आदमी ये कहता है कि मैं उस समय नहीं था उस जगह पे जिस समय पे क्राइम हुआ है, तो वो पी ऑफ अलीबाई में आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही 5 से लेके 55 तक ये सारी चीजें बताई गई हैं, जैसे एडमिशन एंड कन्फेशन। ठीक है। अगर इन चीजों में फंस गया कोई चीज तब तो रेलिवेंट होगी और अन्यथा नहीं होगी। तो इसमें एक वर्ड बहुत पूछा जाता है, एग्जाम वगैरह में आपको मिलेगा भी, लॉजिकली रेलिवेंट एंड लीगली रेलिवेंट। अब ये क्या है, देखिए अभी मैंने आपको बता दिया कि लीगली रेलिवेंट कौन सी चीजें हैं जो यहां से यहां तक हैं। ठीक है। 5 से 55 तक है। अगर मान लीजिए कोई फैक्ट
रेलिवेंट होगा तो वो इसमें फंस जाएगा, तो वो लीगली रेलिवेंट हो जाएगा। अगर इसमें नहीं फंस रहा तो वो लॉजिकली कितना भी रेलिवेंट हो लेकिन लीगली रेलिवेंट नहीं होगा। तो इससे क्या निकल के आता है, जो लीगली रेलिवेंट फैक्ट होते हैं वो लॉजिकली भी रेलिवेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा, ठीक है। अगर जो लॉजिकली रेलिवेंट हो जाए और वो इस यहां से लेके यहां तक ना फंसे तो वो लीगली रेलिवेंट नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है, 2018 में यूपी में पूछा गया था, ठीक है। अगला है, ऐसा ही मिलता जुलता टर्म एक मिलता है, जब एडमिसिबिलिटी पढ़ेंगे उस समय भी बताएंगे, लेकिन अभी भी बता देते हैं। वो क्या है, रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। देखिए ये क्या चीज है, रेलिवेंसी आपको बता दी गई है, कोई भी चीज कैसे रेलिवेंट होती है अभी जो है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें एक्ट में ये बताई गई हैं कि वो रेलिवेंट तो होंगी लेकिन उनका एविडेंस नहीं दिया जा सकता, मतलब वो एडमिसिबल नहीं होंगी। जैसे कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे अगर किसी आदमी ने किसी पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन किया है, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, जो सेक्शन 25 में दिया गया है, ठीक है, तो वो एडमिसिबल नहीं होता, ठीक है। दूसरा है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ये अगर मान लीजिए किसी ने कन्फेशन पुलिस के सामने कर दिया जाए, अगर देखा जाए तो इसमें रेलिवेंट तो है लेकिन एक्ट की स्कीम ऐसी है कि इसको एडमिसिबल नहीं माना गया है, तो क्या निकल के आया। और वैसे ही है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, जैसे जो हस्बैंड वाइफ के बीच की कम्युनिकेशन होती है, एक दूसरे के खिलाफ तो दे सकते हैं लेकिन तीसरे के खिलाफ नहीं दे सकते हैं, तो ठीक है, अगर वो एविडेंस देती है तो वो भी एडमिसिबल नहीं होगा। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, जैसे किसी ने कुछ एडवाइस वगैरह दी है एडवोकेट वगैरह ने, तो वो भी एविडेंसेस नहीं दे सकता, ठीक है, वो एडमिसिबल नहीं होंगे। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि जो रेलिवेंट है जरूरी नहीं है कि एडमिसिबल हो, ठीक है, लेकिन एडमिसिबल है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं उसके। एक ही केस, एक दो केस हैं जिनमें वो रेलिवेंट नहीं होता, बाकी सब में जो एडमिसिबल है वो रेलिवेंट होता है, ठीक है। अब वो कौन सा केस है जिसमें जो है एडमिसिबल कोई एक चीज एडमिसिबल है वो रेलिवेंट नहीं होती। जैसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आपको डिस्क्रेडिट करने के लिए विटनेस को, तो उस ये इसमें तो आ नहीं रहा, मतलब एडमिसिबल तो है कि जब जो कोर्ट में, लेकिन इसमें नहीं फंस रहा है। जो आपको जो बताए गए हैं 5 से लेकर 55 तक, इसमें नहीं फंस रहा है, लेकिन ये एडमिसिबल है। तो एक दो केस में छोड़ के बाकी सारी जो एडमिसिबल चीजें होती हैं वो रेलिवेंट होती हैं। जैसे डिस्क्रेडिटिंग विटनेस, मतलब उसके करेक्टर वगैरह को डिस्क्रेडिट करने के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बात निकल के आई कि जो रेलिवेंस है जरूरी नहीं है एडमिसिबल हो, लेकिन एडमिसिबल है तो बहुत चांसेस हैं कि वो रेलिवेंस हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि जो एडमिसिबल है वो रेलिवेंस हो जाए। कुछ जगह ऐसा भी होता है चीजें एडमिसिबल होती हैं लेकिन रेलिवेंस नहीं होती। समझ में आ गया, ठीक है, इतना ही है इसमें रेलिवेंट में। साफ कर देते हैं इसको।
ठीक है। अगली डेफिनेशन क्या है? अगली डेफिनेशन है एविडेंस की। डॉक्यूमेंट की बाद में बताएंगे, ठीक है। हाँ, अब एविडेंस। एविडेंस क्या है कि किसी भी चीज का, फैक्ट का या किसी भी चीज का एविडेंस कैसे दिया जा सकता है, मतलब किस फॉर्मेट में होगा वो। तो उसके दो ही हैं जो एक्ट में बताए गए हैं। पहला है जो बताया गया है, क्या बताया गया है? स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट और रिक्वायर टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू द मैटर्स ऑफ ए फैक्ट अंडर इंक्वायरी, ठीक है। तो इसमें यही है स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस। स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस इन द कोर्ट, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस क्या हो गया कि भाई ये ओरल एविडेंस हो गया, ठीक है। दूसरा है इसमें बताया गया है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, ठीक है। इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। और ये कब शामिल किया गया है, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। 17 अक्टूबर 2000 को, ठीक है। ये काफी जगह पूछा गया है, आप इसको एकदम अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये कौन सा हो गया? ओरल हो गया, ये डॉक्यूमेंट्री हो गया, ठीक है। अब ये बात निकल के आती है, जब कोई भी केस चलता है क्या सिर्फ इतनी ही चीजें जो है एविडेंस के तौर पे दी जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जो केस को प्रूव करने के लिए जरूरी होती हैं, लेकिन उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो कुछ लोग इसको डिफेक्टिव डेफिनेशन बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, इसका कारण ये है कि इसमें कुछ चीजों को शामिल नहीं किया गया। जैसे डिमीनर है, डिमीनर है। दूसरा हो गया इंस्पेक्शन एक्शन मेमोरेंडम, सिविल केसेस में भी होता है, ये क्रिमिनल में भी होता है, ठीक है। तीसरा क्या है? प्ली ऑफ गिल्ट, ठीक है। अब जब इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें तो ये शामिल नहीं किया गया है। दो ही चीजें बोलेंगे ये मोटा मोटी, एक तो ओरल और डॉक्यूमेंट्री। लेकिन जब केस को डिसाइड करते हैं तो इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या है? डिमीनर क्या है? जैसे किसी विटनेस से जिस समय केस चल रहा है तो उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो सहम जाता है, डर जाता है, कांपने लगता है, तो ये उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे इंस्पेक्शन जैसे कभी कभी जो है कोर्ट ऑफिसर जो है इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं, सिविल केसेस में भी और क्रिमिनल केसेस में भी, तो वो एक मेमोरेंडम बनाते हैं। तो वो भी जो है केस को डिसाइड करने में मदद करता है। जैसे जब केस चल रहा होता है, पहली मतलब जब केस स्टार्ट होता है तो जज उससे पूछता है कि आप अपनी जो है क्राइम को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वो अगर कह देता है हाँ, तो वो प्ली ऑफ गिल्ट हो जाता है, तो उसको वहीं पे जल्दी से सजा हो जाती है। लेकिन अगर वो नहीं स्वीकार करता तो आगे जो है केस चलता है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये सारी चीजें भी केस को डिसाइड करने में जरूरी हैं, लेकिन इनको डेफिनेशन में शामिल नहीं किया गया है। तो इसको एक तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं कि जब डिमीनर भी है तो उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन किया जाएगा। इंस्पेक्शन है तो मेमोरेंडम होता है, वो रिटन फॉर्म में होता है। प्ली ऑफ गिल्ट अगर वो कुछ भी एक्सेप्ट करेगा उसको भी लिखा जाएगा, तो ये डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये कहना कि डिफेक्टिव डेफिनेशन है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, ठीक है। और कुछ तो है नहीं इसमें। एक और चीज आती है इसमें, आप देखिएगा जब आप पढ़ेंगे किताब,
कौन सी किताब पढ़ सकते हैं? जैसे अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो अवतार सिंह को ही पढ़ें। अगर आप 1-2 बार पहले पढ़ चुके हैं तो आप बुटुकलाल को या कोई भी गाइड बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक आती है, क्या पर्सनल नॉलेज ऑफ जजेस एविडेंस होगी? अब देखिए, अगर जज की पर्सनल नॉलेज को एविडेंस मान लिया जाएगा तो जज एक ऐसा विटनेस बन जाएगा जिसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता तो उसकी वेरिसिटी कैसे चेक होगी कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? तो इस वजह से इसको नहीं स्वीकार किया जाता है, एविडेंस नहीं माना जाता है। ठीक है, एविडेंस की डेफिनेशन भी इतनी सी है। अगली बात आती है इसमें डेफिनेशन प्रूफ, डिसप्रूफ एंड नॉट प्रूफ। अब इसको जानने से पहले एक छोटा सा टर्म है बर्डन ऑफ प्रूफ जान लेते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है। जैसे ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्ड इससे ही समझ में आ रहा है बर्डन होगा किसी पे प्रूफ करने का। तो ये सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में अलग अलग होता है। क्या, कैसे अलग अलग होता है? देखिए, एक ऐसे समझते हैं, क्रिमिनल केस एंड सिविल केस। ठीक है, जब केस चलता है तो सबसे पहले जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वही केस को स्टार्ट करता है। तो वो जो है मतलब स्टेट का काम हुआ कि किसी के क्राइम को जो है वो प्रूफ करे। जो मतलब जो एक्यूज, जो जिसका विक्टिम है उसकी तरफ से जो एडवोकेट होगा वो प्रूफ करे केस को। प्रोसिक्यूशन, ठीक है, प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है इसमें। ठीक है, अब जब प्रूव कर रहा है तो ऐसा ही नहीं, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा केस को। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मतलब बर्डन बहुत हाई है। अब हाई क्यों है? हाई इस वजह से है कि क्रिमिनल केस में अगर एक बार जो है कुछ अगर केस चला तो आदमी पे सोशल स्टिग्मा लग जाता है। सोशल स्टिग्मा की वजह से इसको बर्डन को हाई रखा गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इसमें एक प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस भी होता है। प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस का मतलब क्या है? देखो, बहुत ही जो है फेमस प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का कि चाहे 10 आदमी जो है जिन्होंने अपराध किया है वो छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये बताना है, ये सेंटेंस किसने बोला है कि 10 गिल्टी मैन गो फ्री बट 1 इनोसेंट शुड नॉट बी पनिश्ड। ठीक है, तीसरी बात हो गई। अब आते हैं क्रिमिनल की तरफ। क्रिमिनल में क्या होता है? मेयर प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। मेयर प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, इसका मतलब क्या है? चांसेस ऑफ बीइंग ट्रू, चांसेस ऑफ बीइंग ट्रू देन अनट्रू। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब सिविल केस को प्रूव करेंगे तो क्या होगा कि जो जब प्रूव करेंगे तो आपको इस तरीके से प्रूव करना है कि उस चीज के चांसेस ज्यादा हैं जो आप प्रूव कर रहे हैं कि वैसा ही है, और अनट्रू होने के चांसेस कम हैं। मतलब लगभग अगर मान लीजिए अगर मैथमेटिकल इक्वेशन में बोलेंगे तो अगर 50%, अगर मान लीजिए कोई केस को 100% प्रूफ करना है तो आपने 51% भी कर दिया तो आपकी तरफ
चांसेस हैं कि केस का डिसीजन आए। अब एक और बात रह जाती है, जैसे इसमें जो क्रिमिनल केस में रहता है, क्या रहता है कि बर्डन बहुत कम केसेस में शिफ्ट होता है। बर्डन शिफ्ट कम होता है। कब होता है शिफ्ट? सिर्फ उस समय होता है जैसे एक्यूज है, किसी जो है एक्सेप्शन को अगर क्लेम करेगा तब ही बर्डन शिफ्ट होगा, नहीं तो प्रोजिक्यूशन को ही जो है प्रूफ करना पड़ेगा। मान लीजिए उसने कोई जनरल एक्सेप्शन में कहा कि, मान लीजिए उसने कहा कि ग्रेव एंड शडोन प्रोवोकेशन का जो है वो लिया, प्ली लिया, लेकिन उसको वो प्रूफ करने में असफल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिमिनल वाले वकील साहब ये कहते हैं कि साहब ये असफल हो गया, अब हमारी बात को सही मान लो। नहीं, फिर भी उसे प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब इतना हाई है बर्डन। इससे आपको मुझे लगता है बर्डन तो समझ में ही आ गया होगा। अगली बात, अब बात आती है प्रूफ, डिसप्रूफ एंड नॉट प्रूफ की। प्रूफ एंड नॉट प्रूफ, ठीक है। देखिए क्या है, इसमें क्या होता है प्रूफ करने में, जैसे प्रूफ करने के लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है कि ऐसे कोई चीज प्रूफ हो जाएगी। इसमें क्या है, जनरल सा एक जो है प्रिंसिपल है कि अगर सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति को ये लगे कि कोई चीज प्रूफ हो गई है तो वो प्रूफ मानी जाएगी, अगर वो उसको लगे कि नहीं प्रूफ हुई है तो उसको डिसप्रूफ माना जाएगा, ठीक है। अगर जो चीज डिसप्रूफ, जो प्रूफ या डिसप्रूफ नहीं, उसको नॉट प्रूफ माना जाएगा। यही है सीधी सी बात। अब देखते हैं इसमें आगे क्या बेयर एक्ट में क्या लिखा है। बेयर एक्ट में लिखा है, प्रूफ्ड की डेफिनेशन पढ़ते हैं जब, प्रूफ नहीं है प्रूफ्ड, ठीक है। ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट। हाँ, यहां बताने वाली बात है, मैटर बिफोर इट, ठीक है, इसको बताएंगे भी। द कोर्ट आइदर बिलीव इट टू एग्जिस्ट और कंसीडर द एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट द बर्डन मैन, दैट द प्रूडेंट मैन or under the circumstances of a particular case to act upon the supposition that exists। यही बात बोली गई है कि कोर्ट को लगे सारे फैक्ट जो कोर्ट के सामने रखे गए हैं, कि कोर्ट को लगे कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट करती है, तब तो ये माना जाएगा एग्जिस्ट करती है। या अगर वो किसी प्रूडेंट आदमी के सामने, प्रूडेंट का मतलब सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति, सामान्य प्रज्ञावान का मतलब जिसमें कॉमन सेंस हो, कॉमन सेंस, ठीक है, अगर उसके सामने रख दिया जाए कोई भी फैक्ट, तो वो भी यही कहे कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट करती है, तो उसको प्रूफ मान लिया जाएगा। तो अब इसमें एक बात आई है कि मैटर बिफोर इट, जैसे हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी, जो एविडेंस की डेफिनेशन पढ़ी, तो उसमें यही कहा गया था कि कोई फैक्ट जो है दूसरे एविडेंस से प्रूव किया जाएगा। तो एविडेंस में सिर्फ दो ही चीज आ रही थी, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी आ रहा था। तो मतलब जो चीजें उस समय छूट रही, जैसे प्ली ऑफ गिल्ट था, इंस्पेक्शन ऑफ जो कोर्ट करते हैं उसका मेमोरेंडम था, ये सारी चीजें छूट रही थी, तो वो भी शामिल हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि एविडेंस से प्रूव होगा, मैटर बिफोर इट, जो उसके सामने सारा मैटर होगा उससे कोई चीज प्रूव होगी। तो जो डेफिनेशन वहां पे डिफेक्टिव लग रही थी, वो यहाँ पे आके करेक्ट सी समझी जाए, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब वैसे ही डिस्प्रूव के बारे में, अगर मान लीजिए किसी आदमी के कोर्ट को ये लगे सारे फैक्ट देखने के बाद कि ये चीज भाई डिस्प्रूव है, मतलब प्रूफ ही नहीं हो रही उससे, या किसी आदमी के सामने जब जो सामान्य प्रज्ञावान आदमी है उसके सामने रख दें तो उसको भी ये लगे हाँ साहब ये प्रूफ नहीं हो रही, तो उसको डिस्प्रूव कहा जाएगा। जो चीज प्रूफ नहीं हो रही और डिस्प्रूव नहीं हो रही तो उसको नॉट प्रूफ समझा जाएगा, ठीक है। ये है पूरा प्रूफ, डिस्प्रूव और नॉट प्रूफ के बारे में। इसमें एक डेफिनेशन और रह जाती है, वो भी बता देते हैं, उसको भी क्या छोड़ें। डॉक्यूमेंट,
डॉक्यूमेंट में भी यही है, अगर फिगर से या मार्क्स से, ठीक है, या दोनों के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। अगर किसी स्टोन, पेपर, वुड, किसी पे भी कुछ भी लिख दिया जाए और वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आ जाए तो उसको डॉक्यूमेंट समझा जाएगा। इतनी सी बात है इसमें, ठीक है। और भी देख लेते हैं, कुछ और तो नहीं है, ठीक है। यही है, इसमें और कुछ नहीं है। आज के लिए इतनी काफी है, अगले लेक्चर से आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।